मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहुमत के साथ पूरी 19 सीटें जीती। 28 सीटों पर चुनाव हुए। कांग्रेस दावा करती रही कि 28 में से 28 सीटें जीतेगी। गद्दार, खुद्दार, बिकाऊ, टिकाऊ, जाने क्या क्या बातें हुई पूरे चुनाव में। इस वक्त हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सर, मतलब बधाई सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 18 की तरफ से। लेकिन जो ये चमत्कार हुआ आपके लिए कि उम्मीद थी? ये विजय अविश्वसनीय है और अद्भुत भी है, अभूतपूर्व भी है। अभूतपूर्व इस मायने में है कि कई सीटें इतने वोटों से हम कभी जीते ही नहीं। जैसे सांची हम जीत गए 63,859 वोट से, कोई कल्पना ही नहीं करता था। बमौरी 53,000 वोट से जीतेंगे ये कोई कल्पना नहीं करता था। सुर्खी 40,000 से जीतेंगे ये कोई कल्पना नहीं करता था। तो एक तरफा जनता ने भारी बहुमत दिया है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की आकांक्षाओं की प्रतीक थी। और 15 साल के अल्प कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने इतनी अविश्वसनीयता, अपने भ्रष्टाचार के कारण, वचन पूरे न करने के कारण, विकास के काम ठप्प करने के कारण इतने अविश्वसनीय हो गए थे कि लोग उनको सबक सिखाना चाहते थे। तो क्या हुआ उसका? बिकाऊ, टिकाऊ? बिकाऊ नहीं चला, टिकाऊ टिका, क्योंकि लोगों ने उस कदम को सही माना। सिंधिया जी के और उनकी साथियों के, उनको लगा कि ये सरकार गिराना जरूरी थी और इसलिए जिनने सरकार गिराई उनमें से अधिकांश को जनता ने भारी वोटों से जिता दिया। सर, ये खुद्दार, गद्दार, सारी बातें, मतलब पूरे समय गद्दार गद्दार कहते रहे कि हमने चुनाव लड़ा मुद्दों पर, विकास और जनता के कल्याण पर। कांग्रेस केवल गाली देती रही। अब कभी नंगे, कभी भूखे, कभी गद्दार, कभी नालायक, कभी कमीने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जनता पसंद नहीं करती। मर्यादित आचरण नेताओं से अपेक्षित है जनता के लिए। इसलिए गालियों को नकारा, दंभ और अहंकार को परास्त किया, विनम्रता और शालीनता जीती, विकास जीता, जनता का कल्याण जीता। चौथी पारी की शिवराज सिंह चौहान की बतौर मुख्यमंत्री पहली प्राथमिकता? कल मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी कर रहा हूं। पहले से हमने तैयार किया है। कोरोना काल में ही जब मैं बीमार था तब वेबिनार करके हमने वो ड्राफ्ट तैयार किया है और कल 11 बजे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप को जारी कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कमलनाथ जी को कोई सलाह है सर? क्योंकि उस समय तो आप बता रहे थे कि उनको कलकत्ता जाना चाहिए। नहीं, देखिए, मैं कभी भी राजनीति में शालीनता का मैं पक्षधर हूं। चुनाव के समय अगर कोई कटुता पैदा हुई तो हमको समाप्त करना चाहिए और प्रदेश के विकास में उनका और कांग्रेस पार्टी का भी, सभी प्रतिपक्षी मित्रों का मैं सहयोग चाहता हूं। वैचारिक अंतर हो सकते हैं विचारधारा के, हम दुश्मन नहीं हैं। हम साथ मिलकर बढ़ेंगे अपने मध्य प्रदेश के लिए और मैं तो यही अपील करूंगा। सर, ये दिग्विजय सिंह के बिना बात पूरी नहीं होगी। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि जो आरएसएस है और बीजेपी है ये अमर बेल की तरह है और वो अमर बेल अब बीजेपी में, बिहार में ऐसी फैली है कि जिसकी वजह से अब नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से कम हो गई। तो वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार से कह रहे हैं कि आप आओ और तेजस्वी को आशीर्वाद दो। दिग्विजय जी की बातें इतनी अविश्वसनीय और हास्यास्पद होती जा रही है कि कोई भी गंभीर व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता। उनको मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने की आदत है जो नहीं किया जाना चाहिए, जो नहीं कहा जाना चाहिए। अगर ये नहीं कहेंगे तो दिग्विजय सिंह रहेंगे कैसे? जनता में तो आधार उनका है नहीं, मैदान में वो टिकते नहीं हैं। इसलिए ऐसी बातें करके वो मीडिया में बने रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर आपको बधाई दी। प्रधानमंत्री ने आपको बधाई दी थी? नहीं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद। सही बात यह है कि प्रधानमंत्री जी भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार हैं। लोग उनको एक तरह से भारत के लिए वरदान मानते हैं, भगवान का। उनके पीछे चलते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत अहम है, उससे हमको ताकत मिलती है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौथी पारी बहुमत के साथ। हालांकि सरकार तो 7 महीने पहले बन गई थी। बहुमत के साथ अब बाकायदा उपचुनाव जीतकर तमाम मुद्दों को, तमाम कयासों को, टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार, खुद्दार, आगे बढ़ते हुए। और फिलहाल वे चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश उनकी पहली प्राथमिकता है।
बिल्कुल, यानी जिस तरीके से मनोज जानकारी दे रहे थे और उनके साथ खुद शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि भारी बहुमत उनको मिला है, जो दिखा रहा है कि जो प्रयास, जो कदम वो उठा रहे हैं जनता के प्रति, उसको स्वीकार कर रहा है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कदम उठाया उसको भी लोगों ने, जनता ने स्वीकार किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार में सारे सस्पेंस खत्म हो गए हैं और बिहार विधानसभा चुनावों में 125 सीटों पर जीत के साथ ही चौथी बार एनडीए सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि इस बार महागठबंधन के साथ मुकाबले में कांटे की टक्कर रही, लेकिन एनडीए आसानी से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नतीजों के मुताबिक एनडीए के खाते में 125 सीटें गई हैं, जिसमें अकेले 74 बीजेपी के पास हैं, जबकि अब तक गठबंधन के बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई है और 2015 के मुकाबले उसे 28 सीटों का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन 110 सीटों तक ही पहुंच पाया। आरजेडी के 75 उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। बिहार में जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम कार्यक्रम होगा, जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं को संदेश देंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि एक लंबा सस्पेंस भी रहा ये जश्न मनाने वाले उन लोगों के लिए जो इस शुरुआती रुझान देखने के बाद ये महसूस कर रहे थे कि जीत एनडीए की है, लेकिन क्या पलट सकता था, ये डर भी लोगों के मन में था, जो देर रात तक चीजें क्लियर हो गई और अब जश्न का माहौल पटना से लगाकर दिल्ली तक। बिहार में एनडीए की शानदार जीत पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की जीत मिली, बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो जीत है ये नीतीश सरकार के कामकाज से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। दोनों अलग चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। यह देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है। इस देश में जितनी भी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, पर उसका श्रेय भी नीतीश कुमार जी को ही बिहार में उनकी सरकार है। वरना हम बंगाल में तो यह भी स्थिति देखे हैं कि किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं दिए जाते हैं, आयुष्मान भारत बंगाल में नहीं दिया जाता है। वह स्थिति नहीं हो, इसलिए जनता ने फिर से एनडीए की सरकार बनाई। कब तक, अब क्योंकि सरकार को बहुमत मिल गया, अब सबकी उम्मीदें हैं कि नई सरकार कब तक बनेगी, क्या उसका कोई कार्यक्रम तय हो चुका है? यह कार्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। आप अपने पत्रकारों को दिल्ली राष्ट्रीय कार्यालय भेजिए, वहीं से आपको सूचना मिलेगी। सर, नीतीश कुमार, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं का, कई कार्यकर्ताओं का खास तौर पर ये कहना है कि बीजेपी की जिस तरह से ताकत बढ़ी है, अब बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए मुख्यमंत्री का। क्या इस तरीके का कोई रीथिंक कुछ हो सकता है? भाजपा अध्यक्षीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी कहते हैं उसका संदेश प्रत्येक बूथ के कार्यकर्ता तक जाता है और प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता वही करता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका निर्देश होता है। और इसमें यह लाइन इतनी क्लियर है, फिर भी इस तरह के कयास आप सब क्यों लगाते हैं, यह मुझे समझ में नहीं आता। यानी बड़ा भाई बनने के बाद भी बीजेपी अपना कर्तव्य निभाएगा और जो कहा है छोटे भाई को ही मुख्यमंत्री बनाएगा। राजनीति में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है। राजनीति में जुड़वा भाई होते हैं और यहाँ क्वाड्रिपुलेट्स हैं। मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी जी भी हमारे बराबर के हिस्सेदार हैं। सर, एक अंतिम सवाल। कांग्रेस का प्रदर्शन इस चुनाव में बेहद ही खराब रहा। 19 सीट 70 में से जीती। कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आह्वान करते हुए ट्वीट किया है कि नीतीश जी अब आप केंद्र में आइए। एक तरह से उन्होंने अपने साथ आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कोई रोक नहीं है इस पर, तो कोई भी आमंत्रित कर सकता है किसी को भी। वो घर पे बुला के खाना खिलाना चाह रहे होंगे तो जरूर उनके आमंत्रण पर विचार करेंगे नीतीश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुनील सागर के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, पटना। तो संजय जायसवाल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि घर पर बुलाकर निमंत्रण देना चाह रहे होंगे और इसीलिए नीतीश कुमार को बुलाया गया है और वो जाना चाहे तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और ये भी कहा कि देखिए, छोटा भाई बड़ा भाई कुछ नहीं है, सब जुड़वा है यहाँ पर। वहीं बिहार में मिली जीत के बाद देखिए एनडीए में जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पूरा पटना जो है वो पोस्टर से पट चुका है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लग गए हैं जिनमें नीतीश कुमार और पीएम मोदी की तस्वीरें हैं। तो भारी जीत के बाद अब जरा देखिए, पूरा पटना जो है वो पोस्टर से ही पटता हुआ नजर आ रहा है और जो लिखा हुआ है देखिए, नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार सत्ता में आ गई है और ऐसे में पटना शहर
पोस्टरों से पट गया है। और यह तस्वीर पटना के कोतवाली इलाके का है, जहां सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जो भी एनडीए के बड़े नेता हैं उनका यहां पर पोस्टर लगाया गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार हैं, वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, और साथ ही जो सबसे बड़ा एक तस्वीर है दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी का है। जाहिर सी बात है, बिहार में एनडीए की सरकार दोबारा सत्ता में आई है। ऐसे में पटना में यह सबसे बड़ा होर्डिंग लगाया गया है और इस पर लिखा हुआ है, हो गई जयकार, बिहार में फिर नीतीश सरकार। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा था, और अब एनडीए फिर से सत्ता में आ गई है। ऐसे में पटना शहर पोस्टरों से पटा हुआ है और सबसे बड़ा होर्डिंग और पोस्टर यहां पटना के कोतवाली चौक पर लगाया गया है। हमारे साथ इस वक्त विक्रांत यादव बीजेपी दफ्तर पटना से जुड़े हुए हैं, चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ हैं और संदीप बोल दिल्ली से हमारे साथ हैं। विक्रांत का रुख करना चाहूंगी। विक्रांत, अब से थोड़ी देर पहले ही आपने संजय जायसवाल से बात किया और दिग्विजय सिंह के ट्वीट का जिक्र किया, जिसमें वो नीतीश कुमार को आने की बात कर रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ आ जाएं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि भाई सब कोई स्वतंत्र है और वो तो खाना खाने के लिए बुला रहे होंगे, तो पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। देखिए, जिस तरीके की बात दिग्विजय सिंह के ट्वीट में सामने आई है उससे साफ है कि वो उस पर किसी तरीके की राजनीतिक जो सदी हुई और जिसे कहा जाता है कि मैच्योर प्रतिक्रिया, वो आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री जो जीता हुआ मुख्यमंत्री है और जिसके अब दोबारा सरकार में मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे, भले ही उनकी सीटें बीजेपी से कम है। तो ऐसा मुख्यमंत्री, उसको आप बुला रहे हैं, वो पार्टी अपने साथ आने को कह रही है जिसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटों पर जीत हासिल की। तो निश्चित तौर पर इस तरीके का बयान है जिस पर सभी लोग तंज कस रहे हैं और व्यंग कर रहे हैं कि इस तरीके के बयान का राजनीति में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन दिग्विजय सिंह के हमने अक्सर देखा है कि इस तरीके के बयान सामने आते हैं जिनका राजनीतिक महत्व भले ही ना हो। ठीक है, चंद्रमोहन का भी रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, एक और खास बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि भाई राजनीति में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं होता है, यहाँ सब जुड़वा है। बिल्कुल, देखिए, पहले बात होती थी सीधे तौर पर जेडीयू के जो भी नेता थे वो कहते थे कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई के तौर पर है, लेकिन जो कल परिणाम आया है उसमें बड़ा भाई छोटा भाई हो गया है और छोटा भाई बड़ा भाई हो गया है। ऐसे में अब इन दोनों में दोनों तरफ से ये कहा जाएगा कि ना तो कोई बड़ा है और ना कोई छोटा है, दोनों जुड़वा भाई हैं। और हम अभी मौजूद हैं पटना जेडीयू ऑफिस में। एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में चारों तरफ बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं। डबल इंजन की सरकार दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनको देश की धड़कन बताया गया है, तो वहीं नीतीश कुमार को बिहार की धड़कन बताया गया है। और सबसे अधिक इस चुनाव के दौरान जो चर्चा रही वो बिहार में काबा, और उसका जवाब दिया गया है फिर से नीतीश कुमार बा, बुझला बबुआ। साफ तौर पर, सीधे तौर पर आरजेडी के ऊपर हमला है, तेजस्वी यादव के ऊपर हमला किया गया है इस पोस्टर के जरिए। तो वहीं जो दो और पोस्टर लगे हैं इसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि जनता ने फिर से चुना 24 कैरेट गोल्ड। सीधे तौर पर जो है, जैसे ही सरकार में आई है एनडीए उसके बाद से यह पोस्टर पटना के सड़कों पर और शहर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, चंद्रमोहन रहिए आप हमारे साथ। देखिए, बिहार में एनडीए को मिले बहुमत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जनता का आभार जताया और जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। मनोज तिवारी ने दावा किया कि पीएम मोदी की नीतियों की वजह से बिहार में एनडीए फिर सत्ता में लौटी। बिहार चुनाव के जो नतीजे आए हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनोज तिवारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको और आपकी पार्टी को। श्रेय किसको जाता है, क्रेडिट किसको देंगे? देखिए, क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी जी। वो जो एक उनकी बातों का, उनके काम का जो असर है, और मैंने देखा बिहार के लोगों में वो
इस समय गरीबों में, मध्यम वर्गीय लोगों में देवता की तरह हो गए हैं। ये शब्द बोलते हुए मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को और बिहार को झंकृत किया है, विश्वास दिलाया है कि शासन कैसे आपका अपना हो सकता है, कैसे एक एक पैसे, सरकारी पैसे का सदुपयोग हो सकता है, कैसे एक एक पैसा दिल्ली से चले तो आपके अकाउंट में आ सकता है, कैसे एक एक ईंट अगर सरकार लगा रही है तो पक्के मकान में लग सकता है। तो नरेंद्र मोदी जी का ये जादू है, और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, ये दोनों जोड़ी जो है वो बिहार के लिए भाग्य की तरह है और लोग उसको स्वीकार किए। संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, देखिए, पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कई स्वर भी ऐसे उठने लग गए जिस पर अब सफाई भी बीजेपी के कई नेताओं को भी देना पड़ रहा है कि क्या बड़े भाई की भूमिका में जिस तरीके से बीजेपी नजर आई है तो मुख्यमंत्री भी क्या बीजेपी का ही होना चाहिए? देखिए, अब चूंकि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जीत हो चुकी है, ऐसे में जो बात की जा रही है छोटा भाई, बड़ा भाई और जुड़वा भाई, जाहिर सी बात है कि अब सिर्फ एक औपचारिकता है, बयानबाजी हो सकती है इस पर, लेकिन अब चूंकि किस तरीके से इस सरकार को चलाना है आगे, क्योंकि अब जेडीयू की मनमानी हो सकता है कि जो पहले होती हो वो अब नहीं हो सकती क्योंकि इनकी सीट्स कम हैं। आपको याद होगा कि यूपीए जो मोदी गवर्नमेंट की जो दूसरी पारी है उसमें बाकायदा इनको कहा गया था कि आप जो है इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल में आइए, लेकिन जेडीयू ने जो है अपनी जो डिमांड्स रखी थी उसके बाद जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। तो अब फिलहाल हम लोग दिल्ली में केंद्रीय मुख्यालय पे है और आप देख सकते हैं कि अब तैयारी तेज़ हो गई है, हलचलें बढ़ गई है इस पूरे मुख्यालय में। आप पुलिस जो है वो चारों तरफ से जो है इस वक्त सिक्योरिटी जो है फ़िलहाल चेक हो रहा है। पीएम सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है, एसपी जी यहाँ पहुँच चुकी है और बताया जा रहा है कि शाम को 6 बजे जो है प्रधानमंत्री इस कार्यालय में आएंगे और यहाँ से जो अपने कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनको जो है संबोधित करेंगे। इस पूरे रूट को जो है फ़िलहाल जो है वन वे रूट है, लेकिन किसी तरीके पार्किंग जो है वो नहीं होने दी जा रही है, फायर ब्रिगेड तक है यहाँ पे। तो अभी जो है हलचलें तेज़ हो चुकी हैं यहाँ पे और बताया जा रहा है कि 6 बजे के आसपास जो है प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे। यानी जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दफ्तर पर जहां आप मौजूद हैं वहां पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की सरकार बह जाएगी, लेकिन नतीजे इशारा कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी लहर चली और इस लहर ने नीतीश कुमार की सत्ता और सम्मान दोनों को बचा लिया। इस लहर का नाम है मोदी लहर। अब तक बीजेपी को ही मोदी नाम का सहारा था, लेकिन कभी मोदी के प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार के लिए भी इस चुनाव में मोदी नाम तारणहार बन गया है। और मैं फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। भारत की राजनीति में जीत का दूसरा नाम मोदी है। जिस चुनावी धरती पर मोदी का चेहरा उतार दिया जाए, निसंदेह जीत का पलड़ा उसी ओर झुक जाता है। हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की कुर्सी बहनी तय है। लेकिन जैसे जैसे 10 नवंबर का सूरज चढ़ा, वैसे वैसे ये तय होता गया कि नीतीश की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर प्रचार किया कि 2200 सीट जीतकर हम एनडीए की सबके अभिनंदन करतानी। पूरे चुनाव में एनडीए का प्रचार तंत्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा।
बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव से बाजी पलट गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई, लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनावी प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जीत तो मोदी नाम से ही मिली है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नहीं नजर आए। उसकी वजह थी बीजेपी ने भांप लिया था कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। एनडीए का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के काम पे, पिछले 6 साल के उनके काम पे, सारी उनकी केंद्र की योजनाएं उसी पे केंद्रित हो गया। नीतीश को पोस्टरों तक से हटा दिया गया, क्योंकि और नीतीश ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना कि उनको मालूम था कि अगर सत्ता आनी है तो नरेंद्र मोदी के अभियान से उन्हीं के नाम पर आएगी और उसके लिए उनका सहयोग उन्होंने किया। ये जंगल राज के युवा जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगराज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया और देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर के बजाय मोदी लहर चलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के 3 चरणों में 12 रैलियां की। इन 12 में से 6 रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ रहे। कुल 12 रैलियों में 110 सीटों के लिए मोदी ने एनडीए का प्रचार किया और अब नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का प्रचार कैसे तेजस्वी पर प्रहार बनकर टूटा। इस चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3 बार में 12 सभाएं की और जहां जहां वो गए हैं करीब 65 सीटें उन इलाकों में आती हैं और लगभग हर सीट पे बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत सारी सीटें उसमें जीती। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवा नेताओं के बीच की टक्कर थी। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है।
बिहार में कांग्रेस ने उतने जोश से चुनाव भी नहीं लड़ा जितने जोश में वो उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। महागठबंधन की ओर से कोई नजर आया तो सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की। उन्होंने हर दिन औसतन 12 रैलियां की। इनके अलावा 4 रोड शो भी किए। इस चुनाव में राहुल गांधी ने केवल 8 ही रैलियां की। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के बारे में देश की राय सब जानते हैं और तेजस्वी की हार का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का अभियान बिखरा बिखरा रहा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोकप्रिय बहुत हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उनको, और उन बातों पे जनता ने, नौजवानों ने ध्यान भी दिया, बिहार की जनता ने भी ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बिखरा बिखरा रहा। और वास्तव सच्चाई ये है कि राहुल गांधी का पिछले कई वर्षों में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है, ज़्यादातर काम नेगेटिव ही है, इसलिए उसका नुकसान उनको हुआ होगा। मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया है, बल्कि साथ ही साथ बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा में बीजेपी की धमाकेदार जीत का श्रेय पीएम मोदी और बिहार की जनता को दिया। ट्वीट करते हुए जेपी नड्डा ने लिखा कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामों पर बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। साथ ही नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि बिहार ने निर्णायक रूप से वंशवाद, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी नीतियों को खारिज कर दिया। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाकायदा एक ट्वीट किया और लिखा, मैं बिहार की जनता को आज के जनादेश के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियों, विकास कार्यों के परफॉर्मेंस और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यों पर अपनी मुहर लगाई है। बिहार ने निर्णायक रूप से वंशवाद, भ्रष्टाचार और विभाजनकारी राजनीति को खारिज कर दिया। बिहार के मतदाताओं ने न केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट दिया, बल्कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जारी विकास यात्रा में अपना विश्वास भी व्यक्त किया है। कुछ दशक पहले जब पानी संरक्षण लोकप्रिय विचार नहीं था, तब चेन्नई में एक व्यक्ति ने द रेन सेंटर की स्थापना की, जो बारिश के पानी को संचय करने से जुड़ा सहायता और जागरूकता केंद्र है। शेखर राजधवन आज मिशन पानी के लिए हमारे साथ शहरों में बारिश के पानी को बचाने के बारे में कुछ बताने आए हैं। Last year was the turning point. Before 2019, people did not show so much interest in rainwater harvesting. साल 2019 परिवर्तनशील रहा। 2019 से पहले बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह लगता रहा कि अनिवार्य नहीं है। ये सच नहीं है। किसी भी सोसाइटी में बारिश का कुआं या बोरवेल है, उन्हें जल संरक्षण करने की जरूरत है। इसी से सोसाइटी में पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहेगी। धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आने लगी है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी सही संरक्षण के बारे में पता नहीं है। सही संरक्षण का मतलब है कुएं को अच्छे से पुनर्भरण करना, और इसके लिए पुनर्भरण कुएं की गहराई 15 फीट और चौड़ाई 3 से 5 फीट होनी चाहिए। इसके बाद रिचार्ज कुएं को खाली छोड़ देने की जरूरत है। बरसात में घर के परिसर में जो पानी गिरता है, उसे पुनर्भरण कुएं में जाने देना चाहिए। इस प्रक्रिया से जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में पानी का स्रोत बना रहेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। वे जमीन खोदते हैं और एक पीवीसी पाइप डालते हैं, जो एक खराब संरचना है। अगर वो अवरुद्ध गया तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। हमें लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। इतना ही नहीं, सरकार भी इसके प्रति संवेदनशील हुई है। उन्होंने सड़कों पर पुनर्भरण कुएं बनाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह हम अपने आप से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें पानी से भी प्यार करना चाहिए। सिर्फ पानी बचाना हमारा दायित्व नहीं है, बारिश के पानी का संग्रहण भी है। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल